शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ 5 दिवसीय संत सम्मेलन। रामकथा और रासलीला का भव्य आयोजन चारधाम मंदिर में महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में हो रहा है। आज सुबह विशाल शोभा यात्रा सामाजिक न्याय परिसर से प्रारंभ हुई और चारधाम मंदिर पहुंचकर समापन हुई। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाएं अपने सर पर कलश रख आगे आगे चलती रही। धर्म ध्वजा बैंड बाजे के साथ निकली। इस पेशवाई में बग्घियों पर साधु संत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर विराजित रहे। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज ने बताया कि 13 से 17 दिसंबर तक संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। इस संत सम्मेलन में रामकथा एवं रासलीला का विराट आयोजन किया जाएगा। स्वामी अखंडानंद जी की 55वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किए जा रहे संत सम्मेलन में आने वाले संतों की शोभा यात्रा निकाली गई। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जी के गुरुदेव हम सबके बाबा गुरु पूज्यपाद धर्मनिष्ठ अखंडानंद जी महाराज जी की मूर्ति का अनावरण समारोह है। कल महाराज जी की पुण्यतिथि है। इस संदर्भ में भारत के समस्त विशिष्ट संत सभी अखाड़ों के आचार्य एवं महामंडलेश्वर को पूज्य महामंडलेश्वर चारधाम आश्रम के प्रमुख संस्थापक पूज्य महाराज जी शांति स्वरूपानंद जी महाराज हमारे महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के, इनके द्वारा यह एक विशेष कार्यक्रम देश में रखा गया है और यह एक देश के लिए दिशा मिलेगी कि हमारे महापुरुषों की स्मृति में महापुरुषों के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें देश के लोगों को पता चले कि हमारे देश में महापुरुषों का एक सम्मान है। इसमें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कल सम्मिलित हो रहे हैं और पूज्य जूना अखाड़े के आचार्य जी भी आएंगे। मंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर कई अखाड़ों के संत आए हैं और ये मेरे गुरुदेव की स्मृति में हो रहा है और इन कई दिनों में लगातार उन संतों का आशीर्वाद मिलेगा। दोनों तरह से आशीर्वाद उपस्थिति का तो है पर उनकी वाणी का प्रसाद मिलेगा और बिना संतों की वाणी के कोई बहुत ऊंचाई प्राप्त नहीं करता। लौकिक सफलताएं तो कई बार न्याय अन्याय और कई हथकंडों से भी मिल जाती है, परंतु आध्यात्मिक ऊंचाई बिना साधना और गुरुओं की कृपा के नहीं होता। वो ऐसा अवसर पवित्र प्राप्त हुआ है, अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेना चाहिए। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की जंग में भाजपा समर्थित सदस्यों द्वारा हाईकोर्ट में दूसरी बार की गई अपील भी खारिज होने के बाद सीईओ ने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे जनपद का प्रथम सम्मेलन बुलाया। जनपद सीईओ ने सर्वप्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस और भाजपा समर्थित 5 सदस्यों को शपथ दिलाई। जनपद के कुल 25 वार्डों में से 13 पर भाजपा समर्थित सदस्यों का कब्जा है। इसके बावजूद आपसी फूट में भाजपा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट नहीं डाल सके थे। कांग्रेस की विद्या कुंवर ने अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया था, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए नासिर पटेल निर्विरोध चुने गए। जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की अधिसूचना 14 नवंबर को जारी हो चुकी थी। निर्वाचन नियमों के अनुसार इस अवधि के 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाना अनिवार्य है। कलेक्टर न्यायालय ने प्रथम स्थगित सम्मेलन पर लगी रोक हटा दी है और हाईकोर्ट से भी अपील खारिज हो गई है। अंततः सत्य की जीत हुई, पर आज जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपना पद भार ग्रहण किया है और मैंने अनुरोध किया है दोनों से कि क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएं, सबको साथ में लेकर चलें और जनपद पंचायत के इस प्रांगण में विगत 5 वर्षों का जो बोर्ड रहा है, उसका जो कार्यकाल रहा है, उसको देखें कितना ग्रामीण अंचलों में लोग गरीब परेशान हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सब स्थितियों पे अंकुश लगाएं और इस पावन और पवित्र स्थल को जो विगत 5 वर्षों से अशुद्ध, आज हमारे अध्यक्षा ने गंगा जल से पूरे परिसर को पवित्र करा और पवित्र करके जो अशुद्ध का वातावरण है उसको शुद्धता में बदला और ये उज्जैन जनपद से जो प्रारंभ हुआ है अशुद्ध वातावरण को हटाने का, वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक ये सफाई अभियान की शुरुआत है और ये मान के चलिए
कि लोकतंत्र में जीत हमेशा सत्य की होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितने हथकंडे अपनाए। उज्जैन में छाए बादलों ने मौसम को बदला, सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहा। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान से बादल छाए हुए हैं और भारत के दक्षिण में बारिश की स्थिति बनी हुई है और सर्द हवाओं का जोर बना हुआ है। जीवाजीगंज वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त ने बताया कि कल भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी बारिश की स्थिति बनी हुई है। सोमवार और मंगलवार को मौसम में बड़ा बदलाव आया और घने बादलों ने आसमान में डेरा डाल लिया। सोमवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 3.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। 6 दिनों के भीतर दिन के तापमान में 5.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सामान्यतः सर्दी के मौसम में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने मंगलवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। कल से बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। इसका कारण है बंगाल की खाड़ी से जो तूफान आया था, जिसके कारण भारत के दक्षिणी हिस्से में बारिश की स्थितियां बनी। उसी के प्रभाव के कारण हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की भविष्यवाणी भी की गई है। अब ये जो बादल हैं वो कल तक रहेंगे, जिसके कारण न्यूनतम तापमान जो 9 डिग्री थे वो बढ़ के 19 डिग्री हो गए हैं। आज बादलों के कारण अधिकतम तापमान भी कम हो जाएंगे। कल से स्थिति क्लियर हो जाएगी, आकाश से साफ हो जाएगा और जिससे पुनः जो ठंड की स्थितियां हैं वो बनेंगी। इधर मां क्षिप्रा तेराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए श्रद्धालुओं के स्नान के लिए गर्म जल की व्यवस्था रामघाट पर की गई है। आज ठंड के बीच मावठे के दौरान हल्की बूंदाबूंदी भी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने भी ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। आज आप देख सकते हैं रामघाट पर कई श्रद्धालु स्नान नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक ही कारण है, ठंड बहुत ज्यादा है आज की तारीख की और मावठा जिस तरीके से गिर रहा है, बदल हो रहे हैं, बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे। और क्षिप्रा तेराक दल द्वारा और प्रशासन द्वारा यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, उसमें स्नान कर रहे हैं कई लोग। पैसों के लिए हुआ विवाद और हाथापाई, परेशान युवक ने जहर खाया। दीपक यादव नामक युवक का चंदन कुशवाहा से पुराना विवाद था। सोमवार को चंदन ने विवाद सुलझाने और राजीनामे करने के लिए क्षीरसागर मैदान में बुलाया और अपने एक दोस्त शिर्फ उर्फ जय के साथ मिलकर दीपक के साथ हाथापाई करने लगा। दीपक ने बताया कि चंदन परिवार का दबाव डालकर उससे पैसे मांग रहा है। उसने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को शिकायत आवेदन दिया है, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इन सबसे परेशान होकर उसने जहर खा लिया। फिलहाल दीपक जिला अस्पताल में भर्ती है। उसके बावजूद कविता उपाध्याय, शिवानी उपाध्याय और चंदन की पत्नी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। चंदन कुशवाहा से मेरा पुराना विवाद था। इनने मेरे से पहले पैसे ले रखे थे। उस विवाद में क्या है कि थोड़ी हाथापाई हुई थी इनसे, उसकी अंगुली फ्रैक्चर हो गई थी। इस विषय में उनने मुझे क्षीरसागर मैदान में बुलाया राजीनामे के लिए। पैसे भी मांग रहे थे, मैंने थोड़े बहुत पैसे दे दिए। जय उपाध्याय और इन दोनों ने मुझे क्षीरसागर मैदान बुला के हाथापाई कर दी। हाथापाई करने के बाद ये लोग इनकी फैमिली का दबाव डाल के मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और मुझे अभी फिर जय सौरभ उपाध्याय इनने और चंदन कुशवाहा ने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर रखी है। पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एसपी साहब को भी आवेदन दिया था, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं आई, जिसके कारण मुझे ये घटनाक्रम में जहर खाना पड़ा। कोठी रोड पर स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर पर प्रदेश स्तरीय प्रथम सर्वधर्म दिव्यांग विकास समिति उज्जैन द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। समिति अध्यक्ष
रवि मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित देश भर के कई जिलों से बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचे और मंच से अपना परिचय दिया। अध्यक्ष रवि मालवीय ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 30 दिव्यांग जोड़ों का संबंध तय हुआ है। फरवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 77444997। मेरी उम्र है 26 साल। मैं टाटा में काम करता हूँ। अपना मोबाइल नंबर है 975442480। मैं कितने 35। दिव्यांग विकास समिति उज्जैन से कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सभी दिव्यांग भाई हमारे प्रदेश से पधारे हुए हैं और उनके सभी का मैं आशा करता हूं कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। जो हमारे दिव्यांग भाई जो किसी को मालूम नहीं है उसको सूचना भी हो जाए और वो आके अपना हिस्सा भी ले इस कार्यक्रम के अंदर। हमारे सर्वधर्म दिव्यांग समिति में करीबन 20 से 25-30 जोड़े हो गए हैं वर्तमान में और हम जनवरी या फरवरी के अंतर्गत में हम शादी का प्रोग्राम रखने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार ये कार्यक्रम तय होगा। मुख्यमंत्री द्वारा क्या सहायता मिल रही है? इसमें हमारे दिव्यांग भाइयों को 2 लाख रुपए की प्रावधान राशि है इसके अंदर और वधु को 51 से 55 हज़ार रुपये है। इसमें 2,55,000 का लाभ मिलेगा इस कार्यक्रम के अनुसार। पहले भी आपने किया दिव्यांग कार्यक्रम का? हाँ सर, हम पहले भी हमने करा है ये कार्यक्रम, करीबन हम 3 साल से कराते आ रहे हैं। मगर इस बार कार्यक्रम हमारा बड़ा था, प्रदेश लेवल कार्यक्रम था हमारा, तो प्रदेश से बाहर व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ कार्यक्रम के अंदर, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। 1000 से ज़्यादा लोग आए। करीबन हमारे कार्यक्रम के अंदर हजारों की तादाद में व्यक्ति आए हुए हैं और सभी का इसमें हिस्सा रहा है, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है इसके अंदर और सभी का भी सहयोग रहा है इसमें। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें। हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है, केवल 2। पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू। ट्रैफिक चेकिंग में हेड साहब को बोनट पर बिठाकर भागा वाहन चालक। कार से 2 हथियार भी मिले, एक पिस्तौल और एक रिवॉल्वर। दरअसल सत्य साई चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था पर चालानी कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान कार क्रमांक MP07 MB 0099 यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए चौराहे से गुजर रही थी। उसी समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी शिव सिंह द्वारा चालक को रोकने पर चालक ने गाड़ी रोककर अचानक बढ़ा दी, जिसके कारण शिव सिंह उसकी कार के बोनट के ऊपर गिर गए और उसने गाड़ी भगा ली। बोनट पकड़ते हुए शिव सिंह ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। उन्होंने कहा भी कि गाड़ी रोक दो, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और भगाते हुए देवास नाका पहुंच गई। इसी बीच सूबेदार सुरेंद्र सिंह अपनी बुलेट पर गाड़ी का पीछा करने लगे, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। गाड़ी आगे बढ़ती ही गई। देवास नाके पर गाड़ी कुछ देर रुकी, लेकिन फिर आगे बढ़ा ली गई और गाड़ी आगे बढ़ाते हुए लसुड़िया की तरफ निकल गई। लसुड़िया थाने के पास आगे कर चालक को गिरफ्तार किया गया। कार की चेकिंग करने पर उसमें से 2 हथियार भी मिले, एक पिस्तौल और एक रिवॉल्वर। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम केशव उपाध्याय निवासी ग्वालियर बताया है। आरोपी ट्रैफिक पुलिस कर्मी शिव सिंह को कार की बोनट पर बैठाकर 3 किलोमीटर तक ले गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आज दिनांक 12/12/2022 को एक यातायात पूर्व की क्यूआरटी टीम है सुरेंद्र सिंह चौहान सूबेदार साहब के निर्देशन में सतसाई चौराहे पे चेकिंग कर रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पूर्व के प्रधान आरक्षक शिव सिंह द्वारा एक कार चालक कार क्रमांक MP 07
MV0099 को रोका तो वो मोबाइल पे बात करते हुए कार को लेके आ रहा था। लेकिन साहब से चालान बनवा लीजिए, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं। तो बोले मैं चालान नहीं बनवाऊंगा। इस पर उसने कार को रोका कि आप कार आगे नहीं बढ़ाओगे। तो उसने तेज गति से कार बढ़ा दी और प्रधान आरक्षक को उस पर बोनट पे बिठाकर ले गया काफी तेज गति से। देवास नाका और पुलिस जो उनके साथी थे सूबेदार साहब वो और उनकी टीम पीछा करता हुआ, पब्लिक वाले भी पीछा कर रहे थे। लसूड़िया थाने के पास आकर 2 ट्रक आगे रुकवाए, उसके कारण उस थाने में उसने गाड़ी रोक दी। जिसे चालक का नाम पता पूछा तो चालक है, उसका नाम कमलेश है, केशव, पिता योगेश उपाध्याय, निवासी लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव ग्वालियर का होना बताया है। कार के अंदर उसमें एक रिवाल्वर, एक पिस्टल निकली है। फरियादी प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर धारा 353, 332, 279 की अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इंदौर के हृदय स्थल यानी राजवाड़ा के पुनरुद्धार का काम लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि अगले महीने होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले मेहमान राजवाड़ा के वैभव के दर्शन कर सकेंगे या नहीं, इस पर जरूर संशय की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम का कहना है कि अभी सभी काम निपटने के बाद राजवाड़ा को खोलने संबंधी निर्णय लिए जाएंगे और पुरातत्व विभाग से चर्चा के बाद ही फैसला किया जाएगा। इंदौर शहर में नए साल के पहले महीने में कई बड़े आयोजन होने वाले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल समिट जैसे बड़े आयोजन अगले महीने आयोजित किए जाएंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने बड़ी संख्या में मेहमान भी इंदौर पहुंच रहे हैं। इन मेहमानों के लिए इंदौर को सजाया भी गया है, जबकि प्रवासी मेहमान शहर की धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों को भी निहार सकेंगे। शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा के पुनरुद्धार का काम भी पिछले कई समय से जारी है। नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल के मुताबिक राजवाड़ा का काम लगभग पूरा हो चुका है और स्क्रैप होल्डिंग भी हटाया जा चुका है। हालांकि प्रवासी मेहमान राजवाड़ा के दर्शन कर सकेंगे या नहीं, इस पर जरूर संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राजवाड़ा को खोले जाने संबंधी निर्णय पुरातत्व विभाग को लेना है। राजवाड़ा का काम जो हम लोग के एंड पे होना था वो मोटा खत्म हो चुका है। अंदर का कुछ लाइट के टेंडर्स हम लोगों ने करे कि अंदर लाइटिंग का टेंडर होके वहाँ काम जल्दी शुरू हो जाए। हालांकि उस काम का राजवाड़े के खुलने से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। जो इसके फोल्डिंग थी वो पूरी हट गई है, राजवाड़े को साफ कर दिया गया है। अब आगे जो स्टेट आर्कियोलॉजी के पास में चूंकि ये बिल्डिंग है, वहाँ से इसको कैसे ओपनिंग की जानी है, क्या व्यवस्था रहेगी, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इंदौर शहर स्वच्छता के क्षेत्र में सिरमौर है। शहर 1, 2, 3 या 4 बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में अव्वल दर्जा हासिल कर चुका है। इसी बीच स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के 7वें चरण की तैयारियां भी शुरू हो गई है और इस बार की परीक्षा में एक बार फिर सभी की निगाहें इंदौर पर रहने वाली है। इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में 7वीं बार नंबर 1 आएगा या नहीं, इस पर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई है। दूसरी तरफ सेंट्रल मिनिस्ट्री ने भी स्वच्छ भारत अभियान मिशन की परीक्षा संबंधी तैयारियां शुरू कर दी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार हर बार नई टूल किट जारी करती है, जिसमें सर्वेक्षण के पैमानों को हर साल कठिन किया जाता है। वैसे तो इंदौर नगर पालिका निगम ने स्वच्छता के मामले में अपने आप को हमेशा तैयार रखा है, लेकिन इस बार की टूल किट में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटी और एयर क्वालिटी इंडेक्स के भी नंबर मायने रखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण का जो टूल किट है वो लॉन्च हो गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में तैयारी की गई है जो स्वच्छता के कोर एक्टिविटीज हैं, जिसमें कचरा कलेक्शन रहता है, सेग्रीगेशन रहता है, प्रोसेसिंग रहता है और अन्य भी पॉइंट्स हैं। HUP को जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको इस बार महत्व दिया गया है। तो इस तरीके से टूल किट आ चुकी है। टूल किट के अनुसार हम लोगों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय विशाल धरना आंदोलन में बुरहानपुर जिले से सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का भोपाल में धरना आंदोलन आज दिनांक 12 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। आंदोलन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप इंगले, जिला अध्यक्ष सुरेश पवार, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कोटवे के नेतृत्व में भोपाल में आंदोलन हुआ, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी भोपाल में उपस्थित हुए। कर्मचारियों की मुख्य मांग केंद्र के समान महंगाई भत्ता नियत दिनांक से प्रदान किया जाए, नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा को प्रारंभ किया जाए,
कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए, बंद पदोन्नति शीघ्र दी जाए एवं 340 दिन का अवकाश कर्मचारियों को दिया जाए। ऐसी विभिन्न 31 मांगों को लेकर आज धरना आंदोलन भोपाल में संपन्न हुआ। आंदोलन की सफलता एवं संख्या बल को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव ने वार्ता हेतु आमंत्रित किया। निश्चित ही कर्मचारियों के लिए सुखद एवं अच्छे परिणाम आएंगे। सुन लो, आपने लोकसभा मांगी, हमने लोकसभा दे दी। आपने विधानसभा मांगी, हमने विधानसभा दे दी। आपने पंचायत मांगी, आपने नगर पालिका नगर निगम मांगी, हमने नगर पालिका नगर निगम दे दी। आपने पंचायत मांगी, हमने पंचायत दे दी। और आपने यदि हमारी पंचायत दिखा के हमको बेइज्जती करने का यदि ठान लिया है तो ये मान के चलिए हम भी आपको पंचायती बना देंगे दिग्विजय सिंह। ये हमारी ललकार है आपको। लेकिन दोस्तों, ये करने के लिए ये कुर्सियां खाली नहीं चाहिए। शर्म आती है जब ये कुर्सियां हम लोग खाली करते हैं, देखते हैं ये इतने सारे हमारे रात दिन जुटे रहते हैं, सारे पदाधिकारी जुटे रहते हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं इस प्रकार से कि आपकी मांगों की पूर्ति हो जाएगी? ग्राम बड़ागांव चौकी प्रभारी द्वारा आमजन को प्रताड़ित करने पर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने आगर एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आगर मालवा मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा आगर के ग्राम बड़ागांव चौकी प्रभारी माधो सिंह परिहार द्वारा आमजन को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में आगर पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सोंधिया को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि बड़ागांव चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर माधो सिंह परिहार द्वारा नगर बड़ागांव एवं आसपास के ग्रामीणों को पुलिस का रौब दिखाकर जबरन परेशान किया जा रहा है और पीएम आवास योजना के मकानों में उपयोग में लाने के लिए रेती लाने वाले लोगों से रॉयल्टी के नाम पर जबरन अवैध वसूली की जाती है और रुपए नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। ज्ञापन की मांग है कि अगर 8 दिन के अंदर बड़ागांव चौकी प्रभारी को चौकी से नहीं हटाया गया तो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा चौकी के सामने सड़क पर बैठकर अनिश्चित धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो उसे रुपयों की मांग की, गोविंद के द्वारा रुपये नहीं देने पर उसके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा 353 सहित अन्य धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे और भी अन्य कई लोगों को चौकी प्रभारी द्वारा प्रताड़ित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। हमारा आपसे अनुरोध है कि अविलंब बड़ागांव चौकी प्रभारी माधो सिंह परिहार को बड़ागांव चौकी से हटाकर उनके द्वारा आमजन पर किए गए जुर्म को उचित जांच करवाकर कार्रवाई करने की कृपा करें। अतः चौकी प्रभारी के द्वारा किए गए अत्याचार को युवा कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर चौकी प्रभारी माधो सिंह परिहार को 8 दिवस के अंदर बड़ागांव चौकी से नहीं हटाया गया तो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा बड़ागांव चौकी के सामने सड़क पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज रेलवे विभाग के सीआरएस मनोज अरोरा और डीआरएम द्वारा दूधी नदी पर मोहनपुरा डैम के नवीन ब्रिज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी के नेतृत्व में ग्राम परसुलिया के ग्रामीणों ने रेलवे के अंडर ब्रिज में पानी भर जाने से लगभग 20 गांव के ग्रामीणों को आवागमन में आ रही परेशानी को लेकर सीआरएस के समक्ष समस्याएं रखी। अंडर ब्रिज में पानी भरने की समस्या को रेल विभाग ने स्वीकारते हुए उक्त समस्या के स्थायी हल निकालने का आश्वासन दिया। दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए रैंप को भी हटाया जाएगा। विधायक ने नवीन ब्रिज में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सीआरएस के समक्ष अपनी बात रखी, जिस पर रेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि रेल प्रशासन ने वादा किया कि अंडर ब्रिज में ना तो पानी भरा होगा और ना ही लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस बात को लेकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। विधायक ने कहा कि यदि उक्त समस्या का स्थायी हल नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन करते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी रेल प्रशासन की होगी। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो इन्होंने अंडरपास बनाया वो बहुत गलत बना दिया और उसी के साइड में तालाब है। तालाब और अंडरपास दोनों एक लेवल में भर जाते हैं। बारिश में इनका निकलना बंद हो जाता है। 4 महीने इनको किसी के अंदर निकल नहीं सकता। अब रेलवे वाले कह रहे हैं कि हम इसमें से पानी निकालेंगे, पंप लगा लें, लेकिन वो किसी के व्यवहारिक नहीं है। तो हमने उनके अधिकारियों से कहा भाई आपने गलती की, गलत जगह अंडरपास बनाया, सही जगह बनाते तो लोगों को सुविधा होती। अब आप रेल चालू कर दो, अगर बाकी लोगों को हमेशा जीवन भर दिक्कत होगी। या तो और भी बनाया जा, और भी इन्होंने साइड बना दी, वो भी गलत जगह बना दिया। इसकी वजह से हम लोगों ने बात कही तो आश्वासन दिया हम इसमें पानी नहीं भरने देंगे, ये हमारी जवाबदारी, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, और नहीं तो आरओ भी बनाएंगे।
ये आश्वासन दिया है डीआरएम ने और उनके और भी अधिकारियों ने, तो हमने उनकी बात मानी अभी तो। और यदि नई समस्या का समाधान हुआ फिर हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। ये इन्होंने जो उस पॉइंट पे बना दिया, बनने का यहाँ था और बारिश में जो इसका रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। दिक्कत यही है, वाहन आएंगे जाएंगे नहीं, इसमें ब्रिज में पानी रहेगा। तो हमारी मांग ये है कि भाई इसके ऊपर ये ब्रिज बनाया जाए। यहाँ आगे की देखते आज अधिकारी आ रहे हैं कोई मुंबई से। नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों को ये कहना था कि जब भी यहाँ पानी भरा जाएगा हम मोटर डाल के उसको खाली कर देंगे, तो उससे क्या ग्रामीण लोग संतुष्ट नहीं है ना, पानी निकल ही नहीं पाएगा सर। पूरी बरसात भर पानी बना। तो आपका ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है? ये इधर 20 गांव लगे हुए हैं, कल्लू खेड़ा है, जुमका है, सबका संपर्क कट जाएगा इससे? सबका संपर्क कट जाएगा। प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया है कि किसी भी रूप में जो भी इसके लिए आवश्यक होगा कार्रवाई करेंगे, ताकि बारिश में यहाँ पर रास्ता में रुकावट ना आए। नहीं, अभी मैंने जस्ट विजिट चालू की है। और सर, विधायक जी ने एक करप्शन को लेकर भी कुछ मुद्दे रखे थे, तो उसमें क्या डिसीजन लिया है? मुझे जो बताया गया है डीआरएम साहब के द्वारा कि जो पश्चिम मध्य रेलवे है वो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। उसको जो भी शिकायतें हुई उसको संज्ञान में लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई जारी है। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान।